नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। सुरंग हादसे की जगह पर पहुंचे हैं वीके सिंह। रेस्क्यू का अपडेट लेंगे केंद्रीय मंत्री। बताते मजदूरों का भी हालचाल जानेंगे वीके सिंह। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां सुरंग हादसे की जगह पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, और ऐसे में आपको बता दें इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। लगातार अपडेट लिया जा रहा है, हर एक चीजों पे नजर रखी जा रही है, वर्चुअली मॉनिटरिंग की जा रही है और कोशिश जद्दोजहद लगातार यही है कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाए और इसके लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनका हालचाल जानने के लिए वीके सिंह पहुंचे हैं। उपेंद्र असवाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट है, कहां तक काम बढ़ा है, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री वीके सिंह जी है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और जो कल रात जो विमान द्वारा आरती जो मशीनें जो यहाँ पहुंची थी उसका जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इसको फिट कराया, कब तक ये चालू हो जाएगी। और जो मजदूर जो बाहर जो फंसे हुए, जो अंदर मजदूर फंसे हुए, जो उनके साथी बाहर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करी और उनको आश्वासन वीके सिंह ने दिलाया है कि आप शांति बनाए रखें। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द हम बाहर निकाल देंगे। जैसी हमारी मशीन स्टार्ट होती है वैसी 8 से 10 घंटे के अंदर हम जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूरों का क्या अपडेट है? सब सुरक्षित है अंदर? हादसा लगातार लिया जा रहा है? जी, अभी तक जो अंदर से जो उनका जो यहाँ पे जो अंदर एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो काम कर रही है उनका कहना है कि हमारी लगातार उनसे बात हो रही है। उनका कहना है कि हम अंदर स्वस्थ है। भले ही उनका ये कहना था कि 2-3 आदमियों की तबीयत खराब हुई की पेशिश हुई है, जो कि उनको इस टाइप के माध्यम से उनको दवाई भी अंदर भिजवा दी गई है। और अभी उनका कहना है कि बाकी सभी लोग अंदर सुरक्षित है, बस हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाल लिया जाए। ड्रिलिंग मशीन है, सहायता उनकी ली जा रही है, लेकिन कार्य कहां तक आगे बढ़ा है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है लगातार। जी, मैं आपको बता दूं कि कार्य अब जो कल आरती विमान से जो यहाँ पे जो आधुनिक जो मशीनें पहुंची थी वो रातों रात 11 में पहुंच गई थी, टनल के अंदर पहुंच गई थी। उसका प्लेटफॉर्म लगभग तैयार हो चुका है। अब लगता है कि कुछ ही समय बाद अभी जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा बहुत कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद लगातार इस काम को रेस्क्यू किया जाएगा और जल्द से जल्द जो अंदर फंसे मजदूर है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने पहुंच के सुरंग वाली जगह पर जायजा लिया है। क्या कुछ अधिकारियों ने उनसे कहा है? कितना वक्त अधिकारियों ने उनको दिया है? जी, ये मैं बता दूं कि ऐसा कोई वक्त उन्होंने मांगा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जैसी ही ये मशीन फिट होती है कोई आगे अड़चने नहीं आती है। अगर जो जिस तरह से पहले अड़चने आ रही थी, कभी मशीन खराब हो जाती थी, कभी कोई पाइप फंस जा रहा था, अगर ऐसी कोई अड़चने नहीं आती है अगर तो 10 से 12 घंटे के अंदर हमारे जो 11 पाइप अंदर बिछने हैं वो 11 के 11 पाइप हमारे अंदर बिछ जाएंगे और हम जल्द से जल्द जो अंदर मजदूर फंसे उन्हें बाहर निकाल लेंगे। ठीक है उपेंद्र, नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में भूधसाव में फंसे 40 मजदूरों के रेस्क्यू करने में जितना समय लग रहा है उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। वहीं टनल का निर्माण कर रही कंपनी नवयुग पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर कंपनी लापरवाही ना बरती तो 40 मजदूर भूधसाव के बाद भी टनल में नहीं फंसते। कंपनी पर लापरवाही को लेकर काफी जांच पड़ताल करने पर पता चला है कि कंपनी ने टनल बनाने के लिए उन तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जो जरूरी था। वहीं टीबीएम मशीन का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा था, जो कि सबसे जरूरी है। वहीं ब्लास्ट के जरिए टनल निर्माण किए जाने की वजह सामने आई है, जिसकी वजह से टनल के अंदर जो भूधसाव हुआ है वो बड़े स्तर पर हो गया। आपदा प्रबंधन विभाग के संज्ञान में तो पहली बार आया है जब ये हादसा हुई है। उससे पहले छोटे मोटे कुछ हादसे हुए होंगे, कुछ भूधसाव हुआ होगा। इसके संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग को जानकारी नहीं प्राप्त है। और चूँकि जब टनल का निर्माण हो रहा है तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें चलती रहती है। हमने इसलिए टेक्निकल टीम भेजा है कि आखिर क्या कारण रहा कि इतने बड़े स्केल पे भूधसाव हुआ है, किस प्रकार का रॉक है, रॉक को स्टेबल करने के लिए और क्या हमें उपाय करना चाहिए ताकि भविष्य में और ना हो। तो उसके लिए टेक्निकल टीम गई है और वो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम NHDCIL से विमर्श करेंगे।
अबे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अबे लगातार जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी, देखिए वही हो गया है, लापरवाही यहाँ पे निकल के आई है सामने। कौन सी लापरवाही है जो यहाँ पे 40 मजदूरों की जान पर भारी पड़ रही है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो ये निर्माणाधीन जो कंपनी है जो वहां पर काम कर रही है NHIDCL, उस कंपनी की बड़ी लापरवाही ये सामने आई है कि जो उपयुक्त उपकरण वहां पर इस्तेमाल किए जाने थे उनके घोर लापरवाही यहाँ पर सामने आई कि उसका उपयोग वहां पर नहीं किया गया है। टनल के भीतर सबसे बड़ी बात होती है कि जब टनल बनाने का काम शुरू होता है तो टनल के भीतर जो ऑक्सीजन और पानी का जो पाइप होता है उस पाइप के साथ एक ह्यूम पाइप को लगाने का काम वहां पर किया जाता है। जितना टनल का निर्माण होता है उतना ही ह्यूम पाइप वहां पर बढ़ाया जाता है। ये ह्यूम पाइप सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि अगर भीतर सुरंग के भीतर कोई भू धसाव होता है या कोई मलबा आता है तो ऐसे में किसी भी दुर्घटना वाली जगह से उन मजदूरों को वापस उन ह्यूम पाइप के जरिए बाहर निकाला जा सके, सुरक्षित उन लोगों को रखा जा सके। लेकिन वो चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात ये कि अब इन जो लापरवाही अब तक सामने आई है उन सब चीजों का खुलासा अब यहाँ पर हो रहा है और यही वो लापरवाही जो अब उन 40 लोगों की जिंदगी पर बनाई है। क्योंकि जिन लगभग ये कह सकते हैं कि 5 दिन का समय वहां पर होने जा रहा है और उस 5 दिन के समय में भी अभी तक उन मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। ये कह सकते हैं कि जो अगर मशीन वहां पर लाई गई थी जिसके ड्रिल के जरिए उन ह्यूम पाइप को अंदर भेजा जाना था, वो अभी तक काम शुरू सही तरीके से नहीं कर पाई है। उम्मीद ये है कि जो दूसरी मशीनें यहाँ पर आई है उनके जरिए उस मशीन को ड्रिल करने का काम वहां पर शुरू हो सके और जो मजदूरों को बचाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जा सके। लेकिन बीतता समय मजदूरों के लिए भी चुनौतीपूर्ण अंदर नजर आ रहा है और प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीते दिन ये कह सकते हैं कि 2 दिन के भीतर जो अभी तक जो अंदर फंसे मजदूर हैं उनसे जो बातचीत हुई है उसमें 2 से 3 मजदूर ऐसे जिनका स्वास्थ्य खराब होना बताया जा रहा है। उनके लिए मेडिकल के उपकरण वहां भेज दिए गए हैं, दवाइयां भेज दी गई है, लेकिन गुजरता समय उनका जो स्वास्थ्य है वो और वहां पर चिंताजनक बनता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर जल्द ही उनको बाहर नहीं निकाला जाता तो फिर कोई और बड़ी अनहोनी वहां पर घट सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना वहां पर घट सकती है जो कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए भी और रेस्क्यू कर रही जो एजेंसियां हैं उनके लिए भी बड़ा चिंता का विषय वहां पर हो सकती है। प्रशासन की कोशिश चाहिए कि जल्द से जल्द ड्रिल मशीन के माध्यम से उस ह्यूम पाइप को उस मलबे के उस पार भेजा जा सके ताकि उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस चीज को बताया वो यही कहा कि जो ड्रिल मशीन थी उस ड्रिल मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 5 से 6 मीटर का जो पैसा यानी जो पाइप का ड्रिल करने का था वो वहां पर शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि चुनौती इस बात की है कि जो रॉक जो मलबा वहां पर आया उस मलबे के अंदर कोई बड़ा पत्थर होता है या कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग रॉक आता है तो फिर उसको कैसे काटा जाए, कैसे उसको काटने के बाद उस ह्यूम पाइप को दूसरी तरफ भेजने का काम किया जा सके। उन सब चीजों की चुनौती वहां पर है क्योंकि उस चीज की जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। विशेषज्ञों की जो टीम वहां पर गई थी जांच के लिए, उन्होंने कई पॉइंट्स पर अपनी लापरवाहियों को इंगित किया जो निर्माणाधीन संस्था की तरफ से वहां पर की गई है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता यही है कि जो 40 मजदूर उस टनल के उस ओर फंसे हुए, मलबे के उस ओर फंसे हुए, उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। उनके परिजनों से लगातार बातचीत वहां पर हो रही है, उन मजदूरों से भी लगातार संपर्क वहां पर किया जा रहा है और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है खाने पीने या दूसरी संबंधी में तो उनको भेजने का काम वहां पर किया जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि बीतता समय प्रशासन के लिए भी चुनौती वाला है और रेस्क्यू वाली जो एजेंसियां उनके लिए भी चुनौती बनता नजर आ रहा है। जी ठीक है, अभी आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यार हादसे की वर्चुअली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि सीएम धामी ने मुख्य सचिव से अपडेट लिया और साथ ही साथ निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम ने बचाव कार्य में जुटी केंद्रीय एजेंसियों को प्रदेश सरकार के स्तर से पूरा सहयोग देने और सभी विभागों के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। तो वहीं सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि बेहतर समन्वय से ही विषम परिस्थिति से निपटा जा सकता है। उत्तरकाशी सिलक्यारा रेस्क्यू में टनल में फंसे श्रमिकों से परिजनों की बातचीत कराई जा रही है। टनल में रेस्क्यू कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 900
mm व्यास के पाइप वो ऑगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर पहुंच गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक मौके पर रेस्क्यू में जुटे उत्तरकाशी पुलिस के सीओ ने टनल के अंदर फंसे श्रमिकों से पाइप के माध्यम से उनके परिजनों की बातचीत करवाकर धैर्य बंधाया कि सभी श्रमिक सुरक्षित है। साथ ही उनको बाहर से शासन प्रशासन ने तेजी से किए जा रहे रेस्क्यू कार्यों की जानकारी दी। सुरंग में रसद, पानी व ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति की जा रही है। दिवाली के दिन उत्तरकाशी जिले में हुए हादसे के बाद 100 घंटे से 40 मजदूर टनल में फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि सभी विभाग मजदूरों को निकालने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने घंटे बीत जाने के बाद अब बात मजदूरों की जान पर आ पड़ी है, जिसको लेकर देहरादून के जाने माने सर्जन डॉक्टर विपुल कंठवाल का कहना है कि सबसे पहले सुरंग में फंसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन है। उन्होंने कहा है कि सुरंग के मलबे को जल्द ही जल्द हटाना जरूरी है, क्योंकि तभी लोगों को सेफ गार्ड किया जा सकता है। तो वहीं डॉक्टर के मुताबिक इस तरीके के हादसों में जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाना चाहिए। अगर सुरंग में लोग दबे हुए हैं तो जितनी देरी होगी वो एयरवे की कमी और भोजन की कमी से मुश्किलें बढ़ सकती है। मैंने कल देख रहा था कि फॉर्चुनेटली मेरी गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पांडे जी से इस बाबत बात हुई। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी ऑक्सीजन की होती है, आप मानिएगा, तो उसके लिए यथावत इंतजाम कर दिए गए हैं उस टनल के अंदर पाइपलाइन, ताकि ऑक्सीजन वहां तक उन लोगों को मिल पाए। वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जा रही है। मुझे पता चला कुछ फूड चीज़ वहां तक पहुंच जाए तो वो चीज़ पहुंचाई जा रही है। तो और एनडीआरएफ अपना एग्रेसिव रेस्क्यू, यहाँ से टीम ऑलरेडी मोबिलाइज्ड हो चुकी है। अच्छी बात है कि इस समय कोई बारिश नहीं है और वो अच्छा मौसम साफ है। तो जितना अब मेन यही रहेगा कि जितना एग्रेसिव रेस्क्यू करें ताकि वो मलबा हटे और जो लोग उसमें फंसे हैं वो उससे बाहर निकल पाए। देहरादून में हुई चोरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि रिलायंस ज्वेलरी घटना से संबंधित गैंग को लेकर बिहार के कंट्रोल हाउस पर दून पुलिस ने रेड की है, जहां घटना में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि गैंग के सदस्य ज्यादातर घटना करने के लिए गाड़ियां OLX से खरीदते हैं और पोर्टेबल सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दून पुलिस ने घटनाओं में शामिल अभियुक्तों को फंडिंग करने वाला संदिग्ध शातिर और षड्यंत्र में शामिल सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अन्य अभियुक्त दून पुलिस के रडार पर हो और बिहार में पूछताछ जारी है। साथ ही अलग अलग टीमों की मध्य प्रदेश, बिहार में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। तमाम चीजें खाली पड़ी हुई हैं और इस तरह से ये चीजें अंदर तक जाने का जो रास्ता है वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन आप ये देखिएगा, ये तस्वीरें तो रिलायंस ज्वेलरी घटना पर पुलिस ने रेड की है। बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी लगातार ये रेड जारी है। बिहार के कंट्रोल हाउस में पुलिस ने रेड किया और कहा यह जा रहा है कि ये जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे वो गाड़ियां OLX से खरीदी जाती थी। जितने भी यहाँ के तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तुषार, क्या अपडेट है इस मामले में? क्या कोई सुराग मिला है? पुलिस के हाथ लगा है? देखिए, अगर दून पुलिस की बात की जाए तो लगातार रिलायंस ज्वेलर्स में इस तरह से डकैती हुई, तो उसके बाद एक्टिव नजर आई है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है और उसी के तहत बिहार और मध्य प्रदेश में जो टीमें हैं वो पहुंची हुई है। और कल जो बिहार के विशाला जो क्षेत्र है वहां से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये अभियुक्तों को ये बताया जा रहा है कि जो दोनों अभियुक्त थे इन्होंने फंडिंग करी थी, जितनी भी इसमें डकैती को लेकर जितनी भी बाइक थी इन्होंने OLX के माध्यम से इन्होंने खरीदी थी और जो आरोपी है उनको दी थी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो सीधी कहा जा सकता है कि सम्मिलित इनकी डकैती में थी। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि बिहार का ये बहुत बड़ा गैंग है, क्योंकि इसके पास जैमर भी है, साथ साथ कहा जा सकता है कि आधुनिक चीजें भी है जिसके माध्यम से ये डकैती को अंजाम देते थे। और ऐसे में इन्होंने 2022 में भी 2 बड़ी डकैती की थी, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इन्होंने डकैती को अंजाम दिया था। ऐसे में ये अभी तक फिलहाल जो है पूरी गैंग के करीब 200 से अधिक पूरे मेंबर है। ऐसे में इनकी चेन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने 2 अभी जो बताए जा रहे हैं कि उनकी तलाश में है और इनसे कुछ सुराग मिले हैं,
इस डकैती में शामिल थे, अगर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन उनकी खोजबीन के लिए लगातार बिहार और मध्य प्रदेश में छानबीन और दबिश की जा रही है। और उनके ऊपर अगर बात की जाए तो 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और साथ साथ जो 14 टीमें हैं जो देश के विभिन्न राज्य है उस पे दबिश लगातार जारी है। और अभी अगर बात की जाए तो 7 दिन बीत चुके हैं, कोई मुख्य सबूत फिलहाल नहीं मिला है। लेकिन पुलिस ये बता रही है कि जो कंट्रोल रूम था यहाँ पर इन सारे आरोपी जब डकैती से पहले आए थे, इन्हें बाइकें प्रोवाइड करी थी, तो वहीं पर जो अभियुक्त थे वहां पर उन्हें कुछ सबूत मिले हैं उन 2 आरोपियों के बीच। आप देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितना साफ होती है, क्योंकि डकैती को 7 दिन हो चुके हैं और फिलहाल मुझे कहा जा सकता है कि कुछ अहम सबूत पुलिस को नहीं मिला है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा पुलिस कब तक इन आरोपियों तक पहुंच पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए तुषार। और खबर उत्तरकाशी से, जहां देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पर भूकंप की तीव्रता 3.1 दर्ज की गई है। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर बताई जा रही है। 2 मिनट तक महसूस किए गए झटके, किसी नुकसान की सूचना नहीं है। तो देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए उत्तरकाशी में। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 दर्ज की गई है। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर बताई जा रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए उत्तरकाशी में। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 मापी गई है। और ऐसे में बता दें, गहराई 2 मीटर तक बताई जा रही है, 5 किलोमीटर तक गहराई और 2 मिनट तक महसूस किए गए झटके। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिए गए बड़े फैसलों और उनकी कार्यशैली के चलते अब राज्यों में चुनाव के दौरान उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री धामी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5 जनसभाएं करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में दौरा किया, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। बता दें कि इन तीनों ही राज्यों में भारी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, जिसके चलते बीजेपी ने ये निर्णय लिया है। हाँ, देखिए, उत्तराखंड के जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, तमाम देशों के अन्य राज्यों में हमारे प्रवासी रहते हैं और उनकी कनेक्टिविटी रहती है अपने राज्य से। और जब कनेक्टिविटी रहती है तो माननीय मुख्यमंत्री और नेतागणों से उनकी कनेक्टिविटी रहती है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड को की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि जो वहाँ प्रवासी लोग हैं और अन्य लोग जो हैं उन पर निश्चित रूप से इन जनसभाओं का बेहतर प्रभाव पड़ेगा। और जिन विधानसभाओं में उनको लगाया गया, जहाँ जहाँ उनकी जनसभाएं, निश्चित रूप से उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और जो हमने उत्तराखंड के अंदर काम किए हैं, हमारी सरकार जो काम कर रही है, पुष्कर सिंह धामी जी जो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने इमेज बिल्डअप की है अपने दूसरे कार्यकाल में, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी है, जहां जहां उनकी जनसभाएं हैं, वहां सफलता बड़ी मिलने वाली। खबर देहरादून से है, जहां 15 नवंबर से 26 नवंबर तक पूरे राज्य भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इसके पीछे का मकसद भारत सरकार की अनेकों योजनाओं के बारे में आम जनमानस को रूबरू करवाना है। ज्यादा जानकारी देते हुए देहरादून जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने कहा है कि यात्रा 15 नवंबर से आगामी 26 नवंबर तक पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। साथ ही इसमें आम जनमानस को आयुष्मान कार्ड और टीबी मुक्त भारत के बारे में अवगत कराया जाएगा। 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य में निकाली जा रही है। इसमें सभी विभागों की अपनी अपनी जो लाभार्थी पूरक योजनाएं उनकी जानकारी दी जाएगी। तो इसमें एक आईसी की मेनली कंसर्न इसमें प्रचार प्रसार का है, जितनी भी योजना भारत सरकार की चल रही है। तो एक रथ का इसमें भ्रमण होगा और वो अलग अलग अनुसूचित जाति जनजाति वाली शुरुआत में जितनी हमारी जनसंख्या है विकासनगर, चक्राता, कालसी एरिया में, तो उसमें ये रथ गांव-गांव में जाएगा और वहाँ पर जिस गांव में ये रथ रात विश्राम करेगा उसके बाद उस गांव में इन योजनाओं की जानकारी इसमें दी जानी है।
खबर देहरादून से है, जहां लगातार बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या पुलिस के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। हर चौक चौराहे पर आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। खास तौर पर त्योहारों के सीजन में शहर में ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ जाता है कि आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस लगातार हर चौक चौराहे पर निगरानी बनाए रखती है, लेकिन शहर में आए दिन बढ़ते वाहनों का दबाव ट्रैफिक जाम की एक प्रमुख वजह बनती जा रही है। एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कहा है कि शहर में बढ़ता वाहनों का दबाव ट्रैफिक जाम की एक प्रमुख वजह है। हालांकि ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए हम अनेकों कार्य योजनाओं पर काम करेंगे। अपने स्तर से इसमें अपना योगदान दे रही है कि ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन जैसे दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या रोड पे बढ़ती जा रही है, जो उनकी वॉल्यूम है, व्हीकल वॉल्यूम, वो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो डेफिनेटली एक चैलेंज तो है, लेकिन उसके लिए हम लोग भी अपनी जो प्लानिंग है वो लगातार कर रहे हैं। और भी काफ़ी चीज़ें अभी हैं जो हमें आगे करनी है, ताकि ट्रैफिक जो है वो सामान्य रूप से चलता रहे। खबर देहरादून से है, जहां आज जनजातीय दिवस के अवसर पर राज्य भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके पीछे का मकसद भारत सरकार की अनेकों योजनाओं के बारे में आम जनमानस को रूबरू करवाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए तैयार की गई मोबाइल वैन को आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संकल्प विकास यात्रा का रथ जनपद देहरादून के धूलकोट और तीपरपुर में आयोजित कार्यक्रम में जाकर लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि यात्रा 15 नवंबर से आगामी 26 नवंबर तक पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने झारखंड के स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं दी। आज सचमुच बहुत सौभाग्य का दिन है। आज जनजातीय दिवस है। आज राष्ट्र के विकसित को एक संकल्प यात्रा के साथ जोड़ा गया है। आज भगवान वीर बिरसा मुंडा जी का जयंती है और मैं कहूंगा कि आज देश ने जो संकल्प लिया है, ये अलग ही स्तर का एक संकल्प है। इस संकल्प यात्रा से जो विकास, जो आने वाले 2047 के अंदर में हम एक अलग ही एक संकल्प की तरह जा रहे हैं, वो अपने आप में। खबर कोटद्वार से है, जहां पौड़ी हाईवे पर कोटद्वार में दुगड्डा के बीच सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे का कारण सड़क पर अचानक एक हाथी का आना रहा, जिसे देखकर युवक ने बाइक पर तेजी से ब्रेक लगा दिया, जिससे युवक के सिर पर गंभीर चोट आ गई, जिसके बाद अस्पताल में युवक की मौत हो गई। युवक कोटद्वार के प्रताप नगर का निवासी था। वहीं सतपुली के खैरासैन गांव के इंटर कॉलेज में लैब असिस्टेंट के पद पर तैनात था। क्या हम ये बोल सकते हैं कि कहीं जाते समय कहीं गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ होगा, या तो कोई जानवर आया होगा। सवेरे स्कूल जा रहा था वो इंटर कॉलेज खैरासैन में। हमने भी सामने पर्चा तो हम दे नहीं सकते कि कैसे हुआ, क्या हुआ है कि नहीं, अब ये तो हमें पता नहीं है। ये तो नहीं हो सकते, कहीं आते तो सवेरे तो अब 6 बजे तक तो कौन आएगा। 6 बजे निकला था वो घर से, है नहीं, 8 बजे उसने सबको पहुँच जाना था स्कूल में अपना। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।